अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस अहम क्लास में हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे। हम सिर्फ आज इतनी बात करेंगे कि फिशन होता क्या है, फिशन को डिफाइन करेंगे, फिशन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले फ्रेगमेंट्स देखेंगे और डियर स्टूडेंट्स ये देखेंगे अगर ये फिशन की बुनियाद रखी कैसे गई, फिशन रिएक्शन किसने कब और कैसे डिस्कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस इंतहाई इंटरेस्टिंग लेक्चर की तरफ चलिए चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमने बात करनी है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लफ्ज फिशन है इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, जब आप इस लफ्ज फिशन के मतलब को समझ जाएंगे तो ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। फिशन का मतलब है टू स्प्लिट, टू डिवाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से क्या मुराद होगा। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन से मुराद होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस, एक भारी, एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है दो छोटे स्मॉल साइज फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल साइज डॉटर न्यूक्लियाई में। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस रिएक्शन में एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो, वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसी बात पे इसकी डेफिनेशन भी हमारे सामने मौजूद है। रिएक्शन इन विच द हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम splits into the two small nuclei of roughly the same size with the emission of energy। स्टूडेंट्स, हमने सारी बात ऊपर जो है वो समझ भी ली, लेकिन एंड पे विद द एमिशन ऑफ एनर्जी की समझ नहीं आई। स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने सफर को जरा थोड़ा सा मजीद डेप्थ में लेके जाते हैं। हमने कहा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है दो छोटे न्यूक्लियाइज में, और साथ हम कह रहे हैं कि विद द एमिशन ऑफ एनर्जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी कहां से आई, और आखिर एक बड़ा न्यूक्लियस फिशन करता ही क्यों है, अपने आप को छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट क्यों करता है। ये सवाल का जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पॉइंट पे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड में मेरे साथ चलें। कुछ अर्सा पहले हमने कुछ टॉपिक्स किए थे जिनमें एक टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन का भी था। स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। हमने न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन के टॉपिक में कहा था कि एक हैवी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस खुद को स्टेबल बनाने के लिए अल्फा बीटा डिके करता है। आपने बुक में से एक रिएक्शन भी पढ़ा था जिस रिएक्शन में हमारे पास रेडियम 226 और जिसका एटॉमिक मास 88 था डिके करता है डियर स्टूडेंट्स अल्फा डिके टू बिकम रेडॉन। ये 222 और 86 एटॉमिक मास का डियर स्टूडेंट्स, साथ अल्फा का पार्टिकल या हीलियम का न्यूक्लियस एमिट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए खुद में से बड़े बड़े पार्टिकल्स एमिट कर रहा है ताकि अपना मास कम कर सके और अपने आप को स्टेबल बना सके। ये तो बहुत अनस्टेबल है। स्टूडेंट्स, जब डिके करने के बाद रेडॉन बनता है तो रेडॉन इस रेडियम की निस्बतन स्टेबल है, लेकिन स्टिल रेडियो एक्टिव है। स्टिल ये भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल से मुराद ये है कि ये न्यूक्लियस भी खुद को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस एमिट करता जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको एक और रिएक्शन करवाया था यूरेनियम का, यूरेनियम 235। डियर स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मास 92 रखता है, ये भी अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स, ये भी खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा। अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा तो थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो थोरियम है इसका एटॉमिक मास 231 और एटॉमिक नंबर 90 था। स्टूडेंट्स, ये इटसेल्फ अनस्टेबल है।
तो आप देख रहे हैं कि यूरेनियम कई 100 साल के बाद कन्वर्ट होगा थोरियम में बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन जो थोरियम है इट इज स्टिल अनस्टेबल, ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से डिफरेंट रेडिएशंस को एमिट करेगा, करते 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 फिर जाके ये कन्वर्ट होगा एक स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल में। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कट शॉर्ट भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, जिसमें आप देखेंगे कि एक बड़े अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पर एक ही बार में ऐसा वार किया जाएगा कि वो एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक ही बार में स्टेबल और समटाइम्स नॉन रेडियो एक्टिव छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब यहां पे एक सवाल और उठता है। मैंने कहा कि एक ही वार न्यूक्लियस पे किया जाएगा और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस उस एक वार के बाद, कौन सा वार है, एक वार के बाद स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आखिर शुरू कहाँ से हुआ, डिस्कवर कहाँ से हुआ और कौन सा वार है जो हम न्यूक्लियस पे करेंगे उसे स्टेबल बनाने के लिए, ये समझना अब इंपॉर्टेंट है। देखें, आप स्टेप बाय स्टेप चलते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम बैकग्राउंड में दोबारा जाते हैं। हमने कहा था कि ये जो रिएक्शंस हैं, नेचुरल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, इनको करने के लिए हमें कुछ खुद से करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी यूरेनियम मौजूद होगा वो डिके होना शुरू हो जाएगा, अल्फा डिके करेगा, थोरियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जहां कहीं पे भी रेडियम मौजूद होगा वो खुद ब खुद इस रेडॉन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बाय द अल्फा डिके। सो ये कंप्लीटली रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। पहले सोचा भी यही जाता था कि शायद ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ये स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल ही हैं, इन्हें खुद से नहीं करवाया जा सकता। फिर आप याद कीजिए, हमने पढ़ा कि सन 1918 में कुछ बहुत अमेजिंग किस्म का होता है, कुछ बहुत एस्टॉनिशिंग किस्म का होता है, बहुत अनयूजुअल होता है। रदरफोर्ड ने, डियर स्टूडेंट्स, 1918 में पहली बार एक न्यूक्लियर रिएक्शन खुद से करवाया। वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो खुद ब खुद नेचर में नहीं हो सकता था। क्या किया था उसने, आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। किस पे बम्बार्ड किया था डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन पे बम्बार्ड किया था। नाइट्रोजन पे उस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करने के बाद उससे क्या पैदा हुआ था डियर स्टूडेंट्स, जरा सोचिए। उससे हमारे पास दो डिफरेंट पार्टिकल्स पैदा हुए थे। एक ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 17 है, इसका न्यूक्लियस पैदा हुआ था, और एक प्रोटॉन पैदा हुआ था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिएक्शन था जिसमें नाइट्रोजन के पास अगर आप कभी भी अल्फा लाएं तो ये कभी भी खुद ब खुद नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं है, नेचर में खुद ब खुद एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए एनर्जी दरकार थी। उसने अल्फा पार्टिकल को मारा था नाइट्रोजन पर, तो फिर उससे ये न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसीड किया था, ऑक्सीजन और प्रोटॉन पैदा हुए थे। मैंने डियर स्टूडेंट्स वहां पर एक जुमला बोला था कि ये रिएक्शन इतना अहम था कि इसने फ्यूचर में रेडियो एक्टिविटी पर और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर छोड़ा। इसने डियर स्टूडेंट्स नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अहम दरवाजे खोले। डियर स्टूडेंट्स, इसके 1918 में किए जाने वाले इस रिएक्शन ने डियर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी को जन्म दिया। क्या हुआ था इसके इस रिएक्शन से, याद कीजिए डियर स्टूडेंट्स, इन 1932 जेम्स चैडविक ने इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर एक ट्रेंड चल पड़ा कि अल्फा पार्टिकल्स को डिफरेंट न्यूक्लियाई पे फॉल करवा के उन न्यूक्लियाइज का बिहेवियर देखा जाने लगा। तो यही काम जेम्स चैडविक भी कर रहा था। उसने हीलियम का न्यूक्लियस डियर स्टूडेंट्स फॉल करवाया बेरिलियम पर,
और प्रोड्यूस हो गया कार्बन साथ एक न्यूट्रॉन। अगर आप इस इक्वेशन को इनके एटॉमिक मासेस लिख के बैलेंस कर दीजिए तो डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। अब ये जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, इसी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का जन्म किया। इसी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की बुनियाद रखी। इसीलिए बैकग्राउंड को जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ फिर जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ? डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपको याद है, इस जेम्स चैडविक ने कर तो ली, लेकिन न्यूट्रॉन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसने न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। फिर जब उसने न्यूट्रॉन को पैराफिन पे बम्बार्ड किया, आपको याद होगा हमने डायग्राम पढ़ी थी, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें से निकले प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो डिटेक्ट हो गए, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट उस ज़माने के साइंसदानों के जहन में पैदा हो गया कि न्यूट्रॉन को जब डिफरेंट मटेरियल्स पे बम्बार्ड किया जाए तो जिस तरह अल्फा उन न्यूक्लियास को चेंज कर सकता है, न्यूट्रॉन भी शायद उस सब्सटेंस की नेचर को चेंज कर सकता है। तो फिर ट्रेंड पैदा हो गया 1932 के बाद से कि डिफरेंट साइंटिस्ट न्यूट्रॉन्स को डिफरेंट मटेरियल्स पे बम्बार्ड करके उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू हो गए। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक दिन दो साइंसदान 1939 की शब बैठे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन दोनों का नाम है ऑटो हेन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। तो अब हम बहुत करीब आ गए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की डिस्कवरी के। सो दो नाम जो मैंने अभी आपके सामने लिए, एक ऑटो हेन और दूसरा फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इन दो साइंसदानों ने न्यूट्रॉन को यूरेनियम के सॉल्यूशन पे बम्बार्ड करके उस सॉल्यूशन में आने वाले चेंजेस को स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने यूरेनियम का एक सॉल्यूशन रखा, उस पे न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा शॉक हुए। उन्होंने देखा कि जब वो न्यूट्रॉन यूरेनियम के सॉल्यूशन में जाता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस पे टकराता है, तो थोड़ी देर के बाद उस सॉल्यूशन में यूरेनियम नहीं रहता। यूरेनियम के वो न्यूक्लियाई जिन पे न्यूट्रॉन टकराता है, वो न्यूक्लियस यूरेनियम का कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट न्यूक्लियाइज में। उन्होंने ये देखा डियर स्टूडेंट्स कि जब एक न्यूट्रॉन मारा जाए यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है उस पर, तो वो बदल जाता है। किसमें बदल जाता है डियर स्टूडेंट्स? बेरियम और क्रिप्टॉन में। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको भी एटॉमिक मास के एतबार से अगर बैलेंस कर लिया जाए तो ये डियर स्टूडेंट्स बेरियम 141 है और इसका एटॉमिक नंबर 56 है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट्स 92 और एटॉमिक नंबर 36 है। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा कि जब भी न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराया होगा तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन के दो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो था ये था पेरेंट न्यूक्लियस और ये दो बन रहे हैं डॉटर न्यूक्लियस, इन्हें फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब उन्होंने मजीद उस सॉल्यूशन की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही। अगर आप गौर करें तो इसका एटॉमिक मास 235 है और एक न्यूट्रॉन मिलाकर टोटल एटॉमिक मास 236 बनता है, और हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो तो इतना एटॉमिक मास नहीं रखते, वो तो 233 एटॉमिक मास रखते हैं। अगर आप यहाँ पे पेरेंट्स वाली साइड पे इक्वेशन का एटॉमिक मास लिखें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एटॉमिक मास हमारे पास है वो तकरीबन टोटल
1 + 235 यानी कि 236 है। और हमारे पास प्रोडक्ट्स वाली डॉटर न्यूक्लियाई वाली साइड पे जो टोटल एटॉमिक मास इस वक्त बन रहा है डियर स्टूडेंट्स 141 + 92 जो कि तकरीबन 233 के इक्वल है। तो ये बैलेंस नहीं है। तो ये बाकी का मैथ्स कहाँ जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? तो फर्दर डिटेल से स्टडी करने पे पता चला कि सिर्फ यही दो फ्रेगमेंट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, यही दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस नहीं हो रहे डियर स्टूडेंट्स, साथ में 3 मजीद न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अब अगर देखा जाए तो जो हमारी राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स वाली साइड में जब टोटल एटॉमिक मास है वो बराबर हो चुका है 236। आपको वैसे भी कहा था कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये मुमकिन नहीं है कि न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन में से कोई ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अब यहाँ पर देखा कि टोटल एटॉमिक मास, टोटल एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों साइड पे बराबर हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन अब आप अपने सामने देख रहे हैं ये इस यूरेनियम का फिशन रिएक्शन है। थोड़ी सी फर्दर डिटेल में जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि ये रिएक्शन इस तरह से नहीं बल्कि मज़ीद डिटेल पे जाने से किसी और तरह से होता है। ये रिएक्शन किस तरह से होता है चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है यूरेनियम पे, यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक मास 92 है, तो वो न्यूट्रॉन एक लम्हे के लिए इस यूरेनियम के न्यूक्लियस में दाखिल हो जाता है और बन जाता है यूरेनियम 23692। स्टूडेंट्स, ये जो यूरेनियम का 236 वाला आइसोटॉप है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इस न्यूट्रॉन के इस यूरेनियम 236 में दाखिल होने पर डियर स्टूडेंट्स ये यूरेनियम 236 का न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिशन इस यूरेनियम 236 की होती है। ये जो यूरेनियम 236 का न्यूक्लियस है ये टूटता है दो फ्रेगमेंट्स में, और इस वक्त हमने देखा कि जो दो फ्रेगमेंट्स हमारे सामने बन रहे हैं उनमें एक बेरियम है और दूसरा क्रिप्टॉन है। इनके एटॉमिक मासेस 141 और 56 और क्रिप्टॉन के लिए एटॉमिक मास 92 और एटॉमिक नंबर 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और ढेर सारी एनर्जी एमिट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो एक्चुअल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जिसमें यूरेनियम का एक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में दो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है और साथ कुछ एनर्जी भी एमिट हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, बात ना यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमेशा यही फ्रैगमेंट्स बनेंगे, और अगर हमेशा यही फ्रैगमेंट्स बनेंगे तो एनर्जी कितनी निकलेगी? चलिए दोनों सवालात के बारी बारी जवाब देने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ऑटोहेन और फ्रेड्स स्ट्रेसमैन के एक्सपेरिमेंट का बगौर जायज़ा लिया जाए तो हमें कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स मज़ीद मिलते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि उन्होंने क्या किया, एक यूरेनियम के सोल्यूशन पे न्यूट्रॉन मारा और देखा कि यूरेनियम का न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। तो अगर फ्रैगमेंट्स देखे जाएं बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहे हैं तो असूल के तौर पर सोल्यूशन में कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होने चाहिए? यूरेनियम जिस पर न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं और कुछ यूरेनियम जो टूट कर बेरियम और क्रिप्टॉन बना रहे हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस में सिर्फ 3 रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होने चाहिए, एक यूरेनियम और दूसरे जो टूट कर बेरियम और क्रिप्टॉन बन गए। लेकिन हमने जब फर्दर उस सॉल्यूशन का एग्जामिनेशन किया तो पता चला कि उस सॉल्यूशन में सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं बल्कि कुछ और भी प्रोड्यूस हो रहा था। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने पर पता चला कि उस सॉल्यूशन में
हमारे पास टिन और मोलिब्डेनम भी प्रोड्यूस हो रहा है। फिर सवाल उठा कि अब टिन और मोलिब्डेनम ये दो नए न्यूक्लियस कहाँ से आ रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने फाइनली ये डिड्यूस किया कि हमेशा जब भी यूरेनियम 235 पर आप एक न्यूट्रॉन मारेंगे तो सिर्फ यही दो फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि कुछ और फ्रैगमेंट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। किस तरह से? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूट्रॉन जब जाके इस यूरेनियम 235 एटॉमिक नंबर 92 पर फॉल करेगा, एक लम्हे के लिए इसके न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होकर इसे यूरेनियम 236 92 बना देगा। अब की बार ये यूरेनियम 236 92 कुछ नए फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब की बार जो डियर स्टूडेंट्स फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनमें एक है टिन और दूसरा है मोलिब्डेनम, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स वैसे ही बन रहे हैं और वैसी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस बार टिन और मोलिब्डेनम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बैलेंस करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, 132 और 50 और यहाँ पर 101 और 32 एटॉमिक नंबर, साथ 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी एज इट इज। अब अगर आप इस सारी इक्वेशन पे एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस को टोटल करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो देखा गया कि ये दो भी फ्रेगमेंट्स उस सॉल्यूशन में मौजूद थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तो लॉजिकली कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई उस सैंपल में उस सॉल्यूशन में मौजूद होने चाहिए? एक यूरेनियम और दो, जब वो स्प्लिट हुए, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और दूसरा यूरेनियम जब स्प्लिट हुआ टिन और मोलिब्डेनम में, तो 5 होने चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमने जब सैंपल को देखा तो उसमें 5 के अलावा भी कुछ और था। वो क्या था? डियर स्टूडेंट्स, उसमें ज़ीनॉन और स्ट्रॉन्शियम भी था। यस, यानी कि अब अगर न्यूट्रॉन को दोबारा यूरेनियम के 235 वाले ही न्यूक्लियस से बम्बार्ड किया जाए तो एक लम्हे के लिए आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट होगा यूरेनियम 236 और 92 में। और डियर स्टूडेंट्स, अब की बार फिर फ्रेगमेंट्स बनेंगे, लेकिन इस बार फिर फ्रेगमेंट्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस बार फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ज़ीनॉन और स्ट्रॉन्शियम, साथ बन रहे हैं 2 न्यूट्रॉन और एनर्जी जो रिलीज हो रही है। अगर इनके एटॉमिक मासेस को लिखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो ज़ीनॉन और स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मासेस हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इनके एटॉमिक मासेस हैं 140 और एटॉमिक नंबर है 54। इसका एटॉमिक मास है डियर स्टूडेंट्स 94 और एटॉमिक नंबर है 38। अब अगर आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को राइट हैंड साइड के न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को टोटल करें तो ये बैलेंस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप सीख क्या रहे हैं? आप ये सीख रहे हैं कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन टकरा रहा है और वो यूरेनियम स्प्लिट हो रहा है अपने फ्रेगमेंट्स में, डॉटर न्यूक्लियाई में, स्टेबल न्यूक्लियाई में, लेकिन हर बार हमेशा सेम फ्रेगमेंट्स नहीं दे रहा। पहली बार जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास आए डियर स्टूडेंट्स वो कुछ और हैं, अगली बार जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आए वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, और जब तीसरे न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के न्यूक्लियस को टकराया तो हिट किया तो जो फ्रेगमेंट्स बने अब कुछ और है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ये फ्रेगमेंट्स डिफरेंट क्यों बन रहे हैं? और हर बार जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी होगी? डियर स्टूडेंट्स, उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाए? ये सवालात जो इस वक्त आपके अज़हान में उठ रहे हैं, यकीनन इनके जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इन चीज़ों को जहन में रखें। फिशन रिएक्शन क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री, किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर कैसे हुए, और जब डिस्कवर हुए तो कितने पॉसिबल तरीक़ों से यूरेनियम ने फिशन किया। अभी आगे चल के आपसे इस फिशन रिएक्शन पे और बहुत अहम गुफ्तगू करनी है मुझे, और डिटेल में हमें फिशन रिएक्शन को समझना है, क्योंकि हम फिशन रिएक्शन को समझेंगे तो ही हमें
एटॉमिक बॉम्ब जिसे एटम बम कहते हैं उसका प्रिंसिपल समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं आपसे मुलाकात करूँगा आने वाले अगले एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।